चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। ये अपनी क्लास 12th का 9th चैप्टर है, तो इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना कंप्लीट करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों यानी प्रोसेस का विकास किया जाता है। डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिक रूपांतरित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों यानी तकनीकों का समावेशन जैव प्रौद्योगिकी में किया गया। उदाहरण के लिए पात्रे निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परिणली शिशु का निर्माण, जीव का संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीका का निर्माण या दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है उसमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नतः है: नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों यानी कोशिकाओं व उनके अंग या तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अपना फर्स्ट टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ये निम्न है, इसमें पहली है आनुवांशिक इंजीनियरिंग और सेकंड है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणुरहित। तो फर्स्ट वाली है, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों यानी डीएनए या आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषी जीवों यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर इसमें समलक्षणी यानी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। सेकेंड है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित, जैसे कि सूक्ष्म जीव संदूषित रहित या वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्मजीवों यानी सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिकी सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेशन व गुणन भी हो जाता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का उपयोग का निर्माण किया जाता है, जिसमें बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विजातीय यानी कि एलियन जीवों में किसी प्रकार के स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा, किंतु जब यह डीएनए अदाता यानी ग्राही के जीनोम से जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर प्रपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन यानी रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं, और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जिसे प्रतिकृतियन का मूल यानी कि ओरिजिन
ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रकार के विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड प्रपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कहते हैं, या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं। अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, यह गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृति करता है, में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन से जुड़ने से हो सकता था। स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेजिस्ट्रेशन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक यानी वेक्टर की तरह कार्य करता है और इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को प्रपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से पात्रे यानी कि इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब यह डीएनए एशेरिकिया कोलाई यानी कि इकोलाई, एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफ़ी मिलता जुलता है, में स्थानांतरित किया जाता है। तो यह नए प्रपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर उनके प्रतिकृतियाँ बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का इश्चिया कोलाई का गुणन इश्चिया कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण हैं। पहला है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। सेकेंड है चिन्ह किए गए डीएनए का प्रपोषी में स्थानांतरण। थर्ड है स्थानांतरित डीएनए को प्रपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब हम पूर्ण वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंधन एंजाइम या पॉलीमरेज एंजाइम या लाइगेज संवाहक व प्रपोषी जीव हो। अब इनमें से कुछ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला एंजाइम आया प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रजिस्ट्रेशन एंजाइम। वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो इश्चिया कोलाई में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज हिंड सेकेंड, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है, यह 5 वर्ष बाद पृथक किया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि हिंड सेकेंड डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षार युग्मों यानी बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड सेकेंड को पहचान अनुक्रम कहते हैं। हिंड सेकेंड के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी है जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों यानी कि स्ट्रेन्स से पृथक किए गए
हैं जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। इन एंजाइम के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश एवं तीसरा शब्द प्राक केंद्र की कोशिकाओं की जाति से लिया गया है, जिनमें से पृथक किए गए थे, जैसे इको आर फर्स्ट यानी कि इको आर फर्स्ट, इश्चिया कोलाई आर वाई 13। इको आर फर्स्ट में वर्ण आर प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिनको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। एंडोन्यूक्लियेज दो प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लियेज एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी की दो लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्र पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम को पहचानता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। प्रतिबंधन एंजाइम यानी EcoR1 की क्रिया द्वारा पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के चरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको देख लेना। क्या आप जानते हो कि पैलिंड्रोम क्या है? ये वर्णों के समूह हैं जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे मलयालम। शब्द पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है। डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसे पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए निम्न अनुक्रम को 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसे 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है, जैसे GAATTC, जो कि अपन ने 5 से 3 पे पढ़ा, और वही अगर इसको 3 से 5 पे पढ़े तो ये बनता है ये 5 से 1 मिनट, अगर इसको 3 से 5 से पढ़ेंगे तो ये बनेगा CTTAAG। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिनके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। प्रत्येक लड़ी में प्रतिलंबी फैलाव मिलते हैं, जिन्हें चिपचिपा यानी स्टिकी सिरा कहते हैं, जो कि 9.1 में दिया हुआ है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह अपने पूरक कटे हुए प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन आबंध यानी बॉन्ड बनाते हैं। सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार को चिपचिपे सिरे होते हैं, जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारे से किनारा जुड़ा होता है। आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते, तब तक पुनर्योगज संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को काटने के परिणामस्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसे जैल विद्युत का संचालन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूँकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित यानी चार्ज अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम यानी कि आधात्री द्वारा एनोड की एक तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारोज है,
जो कि एगारोजिक जेल होता है, जो समुद्री घास यानी सीवीड्स से निकाला जा गया है, एक प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर है। डीएनए खंडों को एगारोज जेल में छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे, जो कि चित्र 9.3 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। जो खंड छोटा होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और जो खंड बड़ा होगा वो वही पास में रह जाएगा। तो इससे डीएनए खंडों को अलग अलग कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम था। पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिलीनियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं। आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। इथिलीनियम ब्रोमाइड अभिरंजित यानी कि स्टेन जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालने और जेल के टुकड़ों से निष्क्रिय कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को शालन यानी इल्यूशन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर प्रोरियोगस डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्लोनिंग संवाहक से आप जानते हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिकाओं में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 बार, जबकि दूसरों की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इसकी संख्या को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने पर अपपुनर्योगजी से पुनर्योगज के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। उसमें से पहली है प्रतिकृतियन का उत्पत्ति या ओआरआई का प्रारंभन। यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब प्रपोषित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के लिए नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ओआरआई अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। सेकेंड है वर्ण योग्य चिन्ह। ओआरआई के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता भी होती है, जो अरूपांतरजों यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दे। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषित जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। आप आगे के खंड में इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः एम्पीसिलिन, क्लोरेम्फिनॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध कोडित करने यानी एनकोडिंग वाले जीन इश्चिया कोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग्य चिन्हक माने जाते हैं। सामान्यतः इश्चिया कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। थर्ड है क्लोनिंग स्थल। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल का होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके
कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। विजातीय डीएनए का बंधन यानी लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से कुछ स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। उदाहरण के लिए आप विजातीय डीएनए को संवाहक यानी PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल में से जोड़ सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका पुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगजों के चुनाव में सहायता करता है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियकरण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्णयोग्य चिह्नकों का विकास हुआ है, जो पुनर्योगजों तथा अपुनर्योगजों से इस आधार पर विभेद करता है कि वे वर्णकोपाद की यानी क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतर्स्थापित करते हैं, जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में संसर्गिता यानी इंसर्ट नहीं होता है, तब वर्णोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग को निवह कॉलोनी का निर्माण होता है। संसर्गिता की उपस्थिति के परिणामस्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रियकरण हो जाता है, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। फोर्थ पॉइंट है पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा, जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी। वे जानते थे कि सुकेंद्रकी यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए, और वे जीवाणु तथा विषाणु को जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कई द्विबीजी पत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। वह डीएनए के एक खंड जिसे टीडीएनए कहते हैं को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद यानी ट्यूमर में रूपांतरित करता है, और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्रकी परपोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझ कर रोग जनकों की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने
में किया जाता है। ठीक इसी तरह से पश्च विषाणु को हानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु पौधों व जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह गुणित होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है सक्षम परपोषी आतिथेय यानी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। चूंकि डीएनए जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। क्यों जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजक धनायन यानी कि डाईवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है, इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफ़ी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए जैसे कि 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं, जबकि सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि जिसमें हानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है, तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख चुके होंगे। अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित है, जैसे डीएनए का विलगन यानी पृथक्करण, डीएनए का खंडन, डीएनए खंड का संवाहक से बंधन, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन व वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। अब इन सभी चरणों की थोड़ा विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप से होना चाहिए, लेकिन जिन्हें चाहिए डीएनए झिल्लियों से घिरा होता है, इसलिए कोशिकाओं को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित यानी रिलीज हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु ऊतक लाइसोजाइम जैसे जीवाणु सेलुलोज यानी पादप कोशिका, काइटिनेज जो कि कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हो जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। वह हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लिएज से उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित करने के बाद अलग कर सकते हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। अंततोगत्वा द्रुत शीतलित यानी चिल्ड इथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित यानी प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। इसे निलंबन के महीन धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना, जो कि सेकेंड है। शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम यानी
परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। एगारोस जेल विद्युत का संचालन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है, इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गति करता है। यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल है। स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन, जो कि अपना थर्ड टॉपिक है। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमों यानी प्राइमर्स छोटे छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोसाइड्स जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों यानी सेट्स व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना यानी 1 बिलियन परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। यह सतत प्रवर्धन ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यानी जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से पृथक द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विकुंडलित डीएनए के विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो अब प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांध कर आगे क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसमें पहले जो हुआ है वो है निष्क्रियकरण, फिर सेकंड में तापमान विचलन और थर्ड में प्रसार। इसको देख लेना एक बार, जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पूरी पीसीआर। पुनर्योगज डीएनए का प्रपोषी कोशिका में जीन में निवेशन, जो कि फोर्थ पॉइंट है। बंधे हुए डीएनए को आघात कोशिका में प्रवेश कराने के लिए अनेक विधियां हैं। यह कार्य जब आदाता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जा सकता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक उदाहरण के लिए एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है इश्चिया कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाए तो प्रपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगारोज प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती है, जबकि अरूपांतरित आदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिकाओं का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन को वर्णयोग्य चिह्नक कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। जब आप विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है। जब लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकियों का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है, इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं। बाहरी जीन की प्रपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों का विस्तारपूर्ण जानना जरूरी है। वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। क्या आप कोई कारण बता सकते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों आवश्यक है? यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन यानी इनकोडिंग जीन
किसी विषमजात यानी हेटेरोलोगस प्रपोशी में व्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। लाभकारी क्लोनीगत जीनों का आश्रय प्रदान देने के लिए कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्क्रियकरण में प्रोटीन में प्रयोग कर सकते हैं। वह पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन करते हैं। कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं, जिसमें उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताज़ा माध्यम भर देते हैं ताकि कोशिकाएं अपने क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लॉग एक्सपोनेंशियल प्रावस्था में बनी रहे। यह संवर्धन विधि अधिक जैवमात्रा के उत्पादन में वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी है। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता है। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर की विकास की आवश्यकता थी, जहां संवर्धन का अधिक आयतन 100 से 1000 लीटर संशोधित किया जा सके। इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्मजीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप में से विशिष्ट उत्पादों में व्यष्टि एंजाइम में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। वृद्धि के लिए ये अनुन्नतम परिस्थितियां हैं: तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। जो बायोरिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है यह विलोडक प्रकार का है, जिसे चित्र 9.7 में दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है विलोडित वाला। और एक है दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर, जिसके द्वारा जीवाणु विनिहित दवा हवा के बुलबुलों का प्रवेश। और फर्स्ट वाला है साधारण विलोडक होज बायोरिएक्टर। विलोडित होज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर्वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रिएक्टर में एक प्रशोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र व प्रतिचयन प्रधार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अनुप्रवाह संसाधन जैव संश्लेषण अवस्था में पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षण के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण यानी फॉर्मुलेशन को चिकित्सकीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो अपना चैप्टर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ओके बाय।